हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर है। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं लीडरशिप एंड मोटिवेशन के बारे में। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। तो आज हमारे नेक्स्ट आर्टिकल है उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन, कौन कौन से फैक्टर मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है अब्राहम्स मॉसवेल नीड हरेची थ्योरी। अब्राहम एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने थ्योरी दी है मोटिवेशन की, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। और एक है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो वन बाय वन हम चलते हैं। फर्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा हमने डिटेल में डिस्कस किया था मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन है किसी आदमी को किसी काम के लिए उत्साहित करना। कोई भी आदमी कोई नया काम या पुराना काम किस वे से करेगा, अगर वो अंदर से मोटिवेट है तो ही करेगा। मोटिवेट उसके कोई भी आदमी मोटिवेट होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। तो आज हम फैक्टर्स करते हैं भी मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं। मोटिवेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैटालाइज द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर ब्लेस्ड विच हैव मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ दैट वर्क हार्ड इन द वर्क प्लेस टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ब्लेस्ड तभी है, वर्क सक्सेसफुली तभी कर सकती है अगर उसके वर्कर्स, उसके इंजीनियर, उसके मैनेजर मोटिवेटेड है। अगर वो मोटिवेटेड है तो अपना काम हार्ड वर्क मेहनत से करेंगे और अपने गोल पूरे करेंगे वर्कर। और अगर वर्कर का गोल पूरा होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा। पीपल थिंक दैट पे इज़ द ओनली मोटिवेशनल टूल दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। कुछ लोग सोचते हैं भी सिर्फ पे, सिर्फ उसकी सैलरी ही मोटिवेशन का एक टूल है, लेकिन नहीं, कुछ और फैक्टर भी ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉय। वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स मोटिवेशन आर एज फॉलो। जैसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल कंडीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंटल कंडीशन, यहाँ पर वर्कर ने काम करना है, वो बहुत अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, लाइटिंग, क्लीनिंगनेस, वेंटिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट। एनवायरमेंट कंडीशन में बैठने का अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। वेंटिलेशन, हवा का अरेंजमेंट आ गया। क्लीनिंगनेस, साफ़ सुथरा एरिया, लाइट, प्रॉपर लाइट, सूटेबल टेम्परेचर कंडीशन। यहाँ पर वर्कर ने काम करना है, अगर हाई टेम्परेचर है तो वो मशीन पे काम कैसे करेगा, ठीक है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ना तो ज़्यादा गर्म एरिया में, जैसे राजस्थान में कितनी का ऑर्गेनाइजेशंस है, हिमाचल में कितनी है, एक पीसफुल एरिया में है जैसे दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, ना हाई टेम्परेचर होता है ना ज़्यादा लो होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस मशीन पे आपने काम करना है, ऐसा नहीं वहाँ पर हनेरा हो रहा है तो आप हनेरे में काम कैसे करोगे। प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए, बैठने की फैसिलिटी, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो एयर कंडीशनिंग यूनिट होने चाहिए वहाँ पे। गुड एनवायरमेंटल कंडीशंस मोटिवेट एम्प्लॉय एंड प्रमोट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट इन्वेस्ट इन दीज फैक्टर्स आर गेटिंग मोटिवेटेड एम्प्लॉय। तो ये फर्स्ट फैक्टर है एम्प्लॉय एनवायरमेंट कंडीशन। जैसे हमने बात की है, अभी कोई लोग सोचते हैं भी जो कोई वर्कर मोटिवेट होता है सिर्फ पे से होता है, सैलरी से नहीं, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी है। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है मोटिवेशन को। कल्चर क्या है, जहाँ पर आपने काम करना उस जगह का बिहेवियर, आपके ऑफिसर का आपके प्रति बिहेवियर, आपके मैनेजर का, आपके जो लोअर लेवल वर्कर है उसका आपके प्रति बिहेवियर, वो मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। जैसे हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेडिकेट्स द नॉर्म्स एंड बिहेवियर दैट एम्प्लॉयज़ डिप्लेक्ट वाइल एट वर्क।
जो बिहेवियर वो सहन करता है एट वर्क उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। वर्क कल्चर इज शोन इन एवरीथिंग एट वर्क, फ्रॉम द वे लुक फ्रॉम द वे people enter the office, the way they leave, the way they dress, the way they eat etc। वर्क कल्चर में आ गया ड्रेसिंग आ गई, हर एक वर्कर की, एम्प्लॉई की, इंजीनियर की ड्रेस आ गई। ड्रेस से एक दूसरा आदमी एक दूसरे से अफेक्टेड होता है, मोटिवेटेड होता है। खाने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आएगा। कल्चर लुक वेरी सिंपल थिंग बट इट इम्पैक्ट डीपली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। जैसे पंजाब का कल्चर अलग है, हरियाणा का अलग है, तो बिहार का अलग है। तो हर एक स्टेट के कल्चर वाइज लोग वहाँ के एक दूसरे के साथ अपना व्यवहार करते हैं। आप लोग जैसे पंजाब में भी रहते हो, पंजाब के लोग बाहर रहते हैं, तो वो कल्चर वहाँ के काम करने के चीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है, तो एम्प्लॉय उसी तरह मोटिवेट होता है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर है उसमें डिसिप्लिन कितना है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉई किस टाइप के है, वो चीज़ अफेक्ट करेगी दूसरे और एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनको मोटिवेट करेगी या डीमोटिवेट करेगी। ए कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, हेल्पिंग ईच अदर, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन एंड वन दैट हैज़ ए फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑब्जर्व मिस्टेक विल हैव मोर मोटिवेटेड स्टाफ। कल्चर ही अफेक्ट करता है मोटिवेशन को। जैसे मिस्टेक को ऑब्जर्व करना, अगर किसी से गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, नॉलेज शेयर करनी एक दूसरे के साथ, और हेल्प करनी एक दूसरे की, रिस्पेक्ट करनी, अच्छे से बोलना, बातचीत करनी, तो वो चीज़ अफेक्ट करेगी मोटिवेशन को। तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अफेक्ट ऑन मोटिवेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन और लर्निंग। लर्निंग एट वर्क इज़ बेनिफिशियल टू बोथ द पर्सन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। काम करते वक्त कोई नई चीज़ ने सीखना वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, जो आदमी सीख रहा है और जो ऑर्गेनाइजेशन सिखा रही है उसके लिए भी। ऑन द अदर हैंड वेयर इट गिव्स स्ट्रेंथ टू इंडिविजुअल एंड सिमिलैरिटी, ऑन द अदर हैंड द बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम द स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन। और नई ट्रेनिंग देनी वर्कर को, इंजीनियर को, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है, और उसी स्ट्रेंथ के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो बेनिफिट किसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो अपने अच्छे स्किल के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटीज़ where staff can learn more and more about skill that add value to the firm। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है तो उसको अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग अरेंज करनी चाहिए अपने वर्कर्स की, ताकि वो टाइम टू टाइम सीखते रहें, उनके भी स्किल जो इम्प्रूव होते रहें। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन को वर्कर्स। रिलेशन बिटवीन को वर्कर्स एक अच्छा फैक्ट है मोटिवेशन का। पीपल वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए यूनिफॉर्म गोल। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सभी का गोल एक है, भी ये काम हमने करना है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द को वर्कर्स रिस्पेक्ट ईच अदर। तो इसीलिए चाहिए भी हर एक वर्कर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे एट वर्क, एंड नेवर शो डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड ईच अदर, और एक दूसरे के प्रति वो रिस्पेक्ट ना शो करे। इफ़ एम्प्लॉई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, अगर हर एक एम्प्लॉय में गुड अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बातचीत है, देन इट इज़ ईजियर टू क्रिएट ए वर्क प्लेस वेयर रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेल्स। अगर हर एक आदमी एक दूसरे को अच्छे से समझता है, अच्छे से पहचानता है, अच्छे से काम करता है, तो फ़ायदा किसे है, ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनमें गुड अंडरस्टैंडिंग है, तो वर्क प्लेस पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक दूसरे को अपना समझ के काम करेंगे। गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ आल्सो डिक्रीज द स्ट्रेस लेवल को भी डिक्रीज करता है। एम्प्लॉय फील मोर रिलैक्सड एट वर्क प्लेस, और कोई भी एम्प्लॉय अपनी वर्क प्लेस पे रिलैक्सड महसूस करेगा। नेक्स्ट है लीडरशिप फैक्टर। लीडरशिप फैक्टर प्लेज ए की रोल इन मेंटेनिंग ए मोटिवेटेड वर्क एनवायरनमेंट।
लीडरशिप भी अफेक्ट करती है मोटिवेटेड एनवायरनमेंट बनाने के लिए। जैसे आपने पहले पढ़ा ही है पहले आर्टिकल्स में, लीडरशिप क्या है। एक लीडर होना ज़रूरी है जो आपको लीड करेगा। द लीडर शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डील डिफरेंट एम्प्लॉयज़। लीडर को पता होना चाहिए वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे उसने बिहेव करना है। इट इज़ इम्प्रैक्टिव ऑन द लीडर दैट ही शुड रिस्पेक्ट द एम्प्लॉयज़। और लीडर को भी चाहिए वो अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करे। इट विल हेल्प इन ए कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हॉनर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा इब्राहिम मॉसवेल्स नीड हरेची थ्योरी। इब्राहिम ने एक थ्योरी दी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में भी रिपीट हुई है, आपने इसको ध्यान से करना है। अब्राहम एच मॉसवेल, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, developed a theory of motivation which tells and explain। अब्राहम एच मॉसवेल एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने मोटिवेशन की थ्योरी दी है। उस थ्योरी में उसने जो किसी भी एम्प्लॉई की, वर्कर की ज़रूरतें हैं उसको एक सीरीज़ में अरेंज किया है। अभी सबसे पहले कौन सी ज़रूरत आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, तीसरे पे कौन सी आएगी। उस ज़रूरतों के हिसाब से आदमी जो मोटिवेट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको स्टडी करेंगे। विच ऑफ द नीड्स आर इम्पॉर्टेंट एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस एंड वाई। कौन से टाइम पे, कौन सी प्लेस पे और क्यों वो ज़रूरत ज़रूरी है उसकी। अकॉर्डिंग टू हिम नीड्स आर अरेंज्ड इन ए सीरीज ऑफ लेवल कॉल्ड हायरार्की ऑफ नीड्स। द मेन पोस्टुलेट ऑफ हिज थ्योरी एज फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मैन इज़ ए परपेचुअली वांटिंग एनिमल एंड हिज नीड्स आर नेवर फुली सेटिस्फाइड। उसके कहने के अकॉर्डिंग आदमी है उसकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे एक वांटिंग एनिमल है, कोई नया ना कुछ खोजता रहता है, एक ज़रूरत पूरी होगी तो दूसरी उसके सामने आ गई। एज सुन एज वन नीड इन सेटिस्फाइड अनदर नीड टेक्स इट्स प्लेस। द प्रोसेस कंटिन्यू फ्रॉम बर्थ टिल द डेथ ऑफ द पर्सन। तो नेक्स्ट उसने बोला ह्यूमन नीड्स डिफरेंट इन इम्पॉर्टेंस एंड कैन। वो बोल रहा है भी जो आदमी की ज़रूरतें हैं, हर एक ज़रूरत अलग तरह की और हर एक की अलग इम्पॉर्टेंस है। देयर फॉर बी अरेंज्ड इन ए सीरीज ऑफ लेवल ए हायरार्की और पिरामिड फॉर्म्ड। सम नीड्स आर मोर सिग्निफिकेंट दैन अदर। तो उसने ज़रूरत के हिसाब से भी कौन सी ज़रूरत पहले नंबर पर होनी चाहिए, कौन सी दूसरे पर, कौन सी, उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाया जो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। उसको एक लेवल दिया, एक सीरीज़ दी है, उसका एक पिरामिड बनाया। एंड इंडिविजुअल नीड एट ए पार्टिकुलर लेवल ऑन दी हायरार्की emerge only when the lower level needs are responsibly satisfied। वो बोल रहा है भी हर एक की ज़रूरतें तभी सेटिस्फाई होगी अगर ऊपर वाली ज़रूरत तभी सेटिस्फाई होगी अगर नीचे वाली पहले उसकी पूरी हो चुकी है, तो ही वो सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाइड नीड्स डू नॉट मोटिवेट बिहेवियर। उसकी ज़रूरतें उसके बिहेवियर को मोटिवेट नहीं कर सकती। वंस एक रिटेन नीड इज सेटिस्फाई इट क्रेसेस टू बी मोटिवेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट वो बोल रहा है द लोअर ऑर्डर नीड साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी आर मोर फाइनट दैन दी हायर लेवल नीड्स। उसने ज़रूरतों को दो हिसाब से बांटा है, हायर लेवल नीड्स और लोअर लेवल नीड्स। वो बोल रहा है भी जो लोअर लेवल नीड्स है वो फाइनट है एज कम्पेयर टू हायर लेवल नीड्स। ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर लाइकली टू dominate among person at higher level of management। According to Moswell, human needs can be classified into 5 category as shown in figure। तो हमारे पास ये उस ज़रूरतों का एक पिरामिड बना है जैसे आप देख रहे हो। सबसे पहले हमारे पास बेसिक नीड्स हैं, हम नीचे से चलते हैं, जिसको हम प्राइमरी ज़रूरतें बोलेंगे, प्राइमरी नीड्स हैं हमारी। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर आ गई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसके ऊपर आ गई बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड्स मतलब उसका सोशल नेटवर्क, अपने रिश्तेदारों में उसका कैसी अप्रोच है, वो चीज़ आ गई, कैसे रिलेशन है। अस्टीम एंड रिकॉग्नाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुएशन नीड्स। तो ऊपर हमारे पास एक इसकी डायग्राम बनी है, तो वो डायग्राम भी अगर हम देखें तो उसके लेवल भी देखो, साइकोलॉजिकल नीड सबसे नीचे बेसिक नीड है उसकी, फिर सेफ्टी नीड आ गई, सोशल नीड आ गई, अस्टीम आ गई और सेल्फ एक्चुएशन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड।
जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो बेसिक नीड्स है, जैसे हम बोलें भी रोटी, कपड़ा, मकान, उसका रहने के लिए घर, खाने के लिए कपड़ा, ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ्स हो गए, शेल्टर हो गया, एट्सेट्रा, उसकी बेसिक नीड्स है। दीज नीड्स रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ह्यूमन लाइफ। और ये जो बेसिक नीड्स है हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है, इसके बिना वो रह नहीं सकता। अगर उसकी बेसिक ज़रूरत पूरी होगी तो ही एम्प्लॉई अपनी अगली ज़रूरत के बारे में सोचेगा। अगर किसी के पास घर ही नहीं है, शाम को खाना ही नहीं मिलता उसे, जब मॉर्निंग में खाना नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा फिर? काम किसके लिए करेगा? तो ये काम करेगा अगर उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही है। देयर आर द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द नीड्स एंड आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल अदर नीड्स। तो सबसे पहले ये ज़रूरत है, इस ज़रूरत को उसको पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड। वंस दी साइकोलॉजिकल नीड्स आर रीजनेबली वेल सेटिस्फाइड, सिक्योरिटी नीड बिकम सिग्निफिकेंट। तो सिक्योरिटी किस चीज़ की है? जॉब की सिक्योरिटी है, उसके अपने काम करने की सिक्योरिटी। दीज नीड्स कंसिस्ट ऑफ फिजिकल सेफ्टी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मर्डर, फायर, एक्सीडेंट एट्सेट्रा, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, थेफ्ट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी एट्सेट्रा, उसकी सेफ्टी नीड्स है ये। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस सेफ्टी आइदर पॉजिटिवली बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, पेंशन प्लान, इंश्योरेंस प्लान, सेफ एंड हेल्थ वर्किंग कल्चर, और नेगेटिवली बाय announcing fear of being fired or laid off, arbitrary management action, etc. Every person seek protection from danger and deprivation. तो ये उसकी सेफ्टी नीड्स है। सेफ्टी किसकी है? अपनी जॉब की सेफ्टी, अपनी सेहत की सेफ्टी, अपने सामान की सेफ्टी, अपनी काम वर्क डन के दौरान उसके एक्सीडेंट की सेफ्टी। तो इस चीज़ को भी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना चाहिए। तो ये उसकी दूसरी ज़रूरत आ गई जो पिरामिड के ऊपर दूसरे नंबर पर है। तो थर्ड आ गई सोशल नीड्स। वंस दी सेफ्टी नीड्स आर सेटिस्फाइड, तो तीसरे नंबर पर आ गई सोशल नीड। ह्यूमन बींग्स ट्राई टू सेटिस्फाई दी सोशल नीड्स। तो उसकी सोशल ज़रूरतें आ गई, मतलब उसका फ्रेंडशिप सर्कल आ गया, और उसका शादी का आ गया, उसके भाई बहन के साथ रिलेशन आ गए, जो भी है। तो मैन बीइंग से सोशल एनिमल हैज़ ए नीड टू बिलोंग टू एंड बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स। तो दूसरे लोग उसको कैसे उसका सम्मान करते हैं। जैसे कोई जॉब वाला है, तो वो आपके गांव में कोई इंजीनियर है, जहाँ आपका कोई रिश्तेदार है, आप उसको उस तरह की बातें करते हैं भी वो पढ़ा लिखा है, और जो दूसरा कोई एक बेला आदमी बैठा तो उसके साथ वैसे बातें। तो ये उसके सोशल रिलेशन है भी, लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सोशल नीड्स इंक्लूड नीड्स फॉर लव, अफेक्शन, एसोसिएशन विद दी, एक्सेप्टेंस बाय वेरियस सोशल ग्रुप, फ्रेंडशिप एट्सेट्रा। तो ये इसकी सोशल नीड आ गई। नेक्स्ट है ईगो एंड स्टीम नीड्स। ईगो एंड स्टीम नीड्स आर ऑफ टू टाइप। सेल्फ स्टीम, तो सेल्फ स्टीम में हमारे पास आ गया इफ़ इट इम्पल्स नीड्स फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ पर्सनल रॉथ एंड इंडिपेंडेंस। सेल्फ स्टीम में आगे उसकी सेल्फ ईगो क्या है, अपने काम के प्रति मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, वो अपने अंदर में सोचता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका आ गया, जिसमें फीलिंग्स आ गई, उसके पर्सनल रॉथ आ गई। तो नेक्स्ट है नीड ऑफ स्टीम, पावर, प्रेस्टेज, अचीवमेंट एट्सेट्रा। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प सेटिस्फाई सच नीड्स थ्रू जॉब टाइटल और प्रमोशन एट्सेट्रा। और जो नीड ऑफ स्टीम, पावर, जो अचीवमेंट, उसने अच्छा काम किया तो ऑर्गेनाइजेशन उसे कुछ अचीवमेंट दे, जैसे कोई जॉब टाइटल दे दे, उसके नाम के आगे उसको प्रमोशन दे दे, तो उससे उसकी ईगो में बढ़ावा आएगा, जिससे वो सोचेगा हाँ भी मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन सुन रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ गया भी जो आदमी, जैसे कोई इंजीनियर है, वो सोचेगा भी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं नया क्या कर सकता हूँ, अपने अंदर से सोचेगा नए क्रिएटिव आइडिया लेकर आने, और ऑर्गेनाइजेशन उस आइडियाज़ को फॉलो करती है और कोई रिजल्ट निकालती है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। दीज आर द नीड्स टू अकम्पलिश और अचीव समथिंग इन लाइफ। किसी भी आदमी की मंशा होती है वो लाइफ में कुछ ना कुछ प्राप्त करे। द नीड्स टू क्रिएटिव टू डेवलप न्यू आइडियाज़। तो इस ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसमें न्यू आइडियाज़ पैदा करने की क्षमता आती है। टू मीट चैलेंज एट्सेट्रा। इन अदर वर्ड
these refers to the need for becoming everything what one is capable of becoming for accomplish what one is capable of accomplishing। तो इस ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर किसी के दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं तो वो सोचता है भी मैं इससे साथ क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या हासिल होगा। तो ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जो उसमें एक हौसला आता है, मोटिवेटेड होता है, उसे बोलेंगे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। द नीड्स इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ फुलफिलमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट। इसे हम सेल्फ फुलफिलमेंट भी बोल सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी आदमी मोटिवेटेड है नए काम के लिए तो वो अपने अंदर से है, क्योंकि उसने खुद कुछ बनना है, उसके अंदर कुछ मंशा है कुछ बनने की। इट रिक्वायर कंटिन्यू सेल्फ डेवलपमेंट। दिस नीड्स लाइज एट द टॉप रन ऑफ द लैडर ऑफ ह्यूमन नीड्स। दिस नीड्स इज़ कम्प्लीटली अचीव्ड इन वेरी रेयर केसेस। तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसी ज़रूरत मिलती है। तो इसलिए ये उसका एक चार्ट बना है जो हम देखते हैं बैक करके। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, बेसिक ज़रूरतें आ गई। फिर आ गई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तो हमने पढ़ा है इसको डिटेल में। नेक्स्ट आ गई सोशल नीड, उसका सोशल कल्चर कैसा है, सोशल फ्रेंडशिप सर्कल कैसा है उसका। स्टीम, स्टीम मतलब सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट नीड आ गई। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ गई, जिसके अकॉर्डिंग उसने कुछ बनने की क्षमता है किसी में। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू बेसिक टाइप। फर्स्ट है इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल। तो फर्स्ट इंटरनल मोटिवेशन में है मोटिवेट पीपल इंटरनली, अपने अंदर से मोटिवेट होता है, अपने दिमाग से, उसकी साइकोलॉजिकल ज़रूरत है मोटिवेट होने की। इंटरनल मोटिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द ईगो नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, द नीड टू गेट द जॉब ऑफ वंस चॉइस। तो उसकी ईगो होती है भी मैंने इस जॉब पे लगना है, उस जॉब के लिए वो तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, अपनी स्टडी करता है, तो उसकी इंटरनल मोटिवेशन है। द इल्यूशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड फ्रीडम, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब उसने खुद वो रास्ता चूज़ किया है अपनी आज़ादी के साथ। ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इन डूइंग ए जॉब वेल, और उसके पास एक सेंस है, एक मोटिव है, एक पक्का दृढ़ता इरादा है भी वो उस काम को ही अच्छे से कर सकता है और कोई काम नहीं। जैसे अगर कोई सिंगर है तो सिंगर गा सकता है लेकिन वो कोई जॉब नहीं कर सकता, उसकी जॉब सिंगिंग है, क्योंकि उसके पास आवाज़, उसके पास एक मोटिवेटेड इरादा है कि वो ये काम अच्छे से कर सकते, इसी काम के लिए वो बना है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? सैलरी, सैलरी के साथ मोटिवेट होगा एम्प्लॉई, इंसेंटिव के साथ, प्रेसेस ऑफ पनिशमेंट, किसी लालच के या किसी डर की वजह से, किसी सज़ा की वजह से वो मोटिवेटेड होगा। तो आपका ये थर्ड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।